Good evening, friends. So, welcome to my channel TED Things again. My name is Ritesh Kumar, and as promised in the last video, आज मैं फिर लेके आया हूँ. The last video में we discussed about 50-30-20 rule of financial budgeting. आज मैं लेके आया हूँ, जैसे मैंने प्रॉमिस करा था कि we will discuss about the magic of compounding interest and the rule of 72 in this video. So होता क्या है, once we decide कि हमें 50% हमारे होम एक्सपेंसेस में जाएगा, 30% विल गो टू आवर हॉबीज़ एंड 20% विल गो टू आवर इन्वेस्टमेंट. तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जानी है, वो इन्वेस्टमेंट हमें कैसे करनी है, उस इन्वेस्टमेंट से हमें मैक्सिमम रिटर्न्स कैसे निकालने हैं. सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट दीज टू थिंग्स. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. पहली चीज़ है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, एंड सेकेंड रूल है, सेकेंड जो चीज़ है उसे समझना हमें बहुत बड़ा ज़रूरी है. दैट इज़ कॉल्ड रूल ऑफ 72, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रूल ऑफ डबलिंग पीरियड. एक आइंस्टाइन को तो हम सभी जानते होंगे. आइंस्टाइन वो द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम. तो उसने एक चीज़ कही थी, आइंस्टाइन ने चीज़ कही थी कि देर आर नॉट 7 वंडर्स इन द वर्ल्ड, देर आर एटलीस्ट 8 वंडर इन द वर्ल्ड, एंड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. सो दोज हु न्यू इट अर्न इट, एंड दोज हु डू नॉट नो इट पे इट. तो इसको ऐसे समझना है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कि आप कमाएंगे या नुकसान करेंगे. तो सबसे पहले मैं नुकसान कैसे होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से, आई एम गोना डिस्कस दोस थिंग्स. यंगस्टर जैसे ही कमाना चालू करते हैं, आज की डेट में अच्छी खासी सैलरी होती है, कॉलेज प्लेसमेंट मिलते हैं, आईटीज कंपनीज आर पेइंग वेल, बैंकिंग कंपनीज आर पेइंग वेल. सो वंस दे स्टार्ट अर्निंग, उनका सबसे पहला चाम होता है दे गो टू बैंक एंड गेट अ ब्यूटीफुल क्रेडिट कार्ड विथ लॉट्स ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ फ्री मूवी टिकट. उनके साथ वो क्रेडिट कार्ड मिलता है उन्हें. तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है. इफ़ वी यूज़ इट वाइजली तो अच्छा है, लेकिन हम सब इतने डिसिप्लिन नहीं होते और हम कभी ना कभी क्रेडिट कार्ड की जो मिनिमम ड्यूज़ करके पेमेंट छोड़ देते हैं, बाकी का आउटस्टैंडिंग वो हम 1-2 महीने या 3 महीने बाद पे करते हैं. तो डू यू नो क्रेडिट कार्ड में हम क्या इंटरेस्ट देते हैं? हम क्रेडिट कार्ड में एनुअल 30-40% इंटरेस्ट पे करते हैं. अगर हमने एक महीने का भी रोल ओवर किया, सपोज इस महीने मेरा पेमेंट ड्यू था 50,000 और हमने 5,000 जो 10% उसका मिनिमम अमाउंट है मैंने वो पे किया, और 45,000 मैंने सोचा मैं अगले महीने दूंगा. उस 45,000 में एनुअल इंटरेस्ट इज अराउंड 36-40% विच यू आर पेइंग टू बैंक. तो ये नुकसान होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जो आप पे करते हैं. फिर दूसरा, आप हाई कॉस्ट लोन लेते हैं. कभी कभी आपको ज़रूरत नहीं होती हाई कॉस्ट लोन लेने की, लेकिन फिर भी आप पर्सनल लोन लेते हैं, ठीक है, किसी भी ज़रूरत के लिए, या जस्ट टू कीप दैट बैलेंस इन योर सेविंग अकाउंट और रुटीज. आप वो चीज़ें करने के लिए आप वो लोन लेते हैं. सो वी जस्ट डिस्कस कि हमें हाई कॉस्ट लोन, पर्सनल लोन और हमें क्रेडिट कार्ड हमें अवॉइड करना है. हालांकि इनकी रोल ओवर जरूर अवॉइड करनी है. कभी भी क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है उसके बाद की पेमेंट करने का तो कभी सोचना भी मत दोस्तों. हमेशा टाइम पे क्रेडिट कार्ड का ड्यू डेट का पेमेंट करिए, अदरवाइज यूल बी चार्ज अ मंथली पेनल्टी एंड यूल बी चार्ज अ हाईएस्ट इंटरेस्ट अमाउंट. तो ये वो इंटरेस्ट था जो हम पे करते हैं और जब नुकसान कमाते हैं. नाउ हम दूसरी कैटेगरी में आते हैं कि हमें वो इंटरेस्ट हमें दूसरों से लेना कैसे है. दूसरों से कैसे लेना है मतलब ऐसा नहीं कि मैं किसी को पैसे उधार देकर उससे इंटरेस्ट लूंगा, क्रेडिट कार्ड किसी को देकर के उससे इंटरेस्ट लूंगा. हाउ डू वी अर्न द इंटरेस्ट, और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा क्या होता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो वी विल बी डिस्कसिंग विद द एग्जांपल्स. तो पहला एग्जांपल लेने के लिए पहले तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में. इफ यू पुट एनी अमाउंट इन द कैलकुलेटर तो कैसे कैलकुलेट होता है, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट. उसको करने के लिए यू प्लीज गो टू एनी गूगल प्ले स्टोर और वहाँ पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर एक मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिए. 2-4-10 MB का एक एप्लीकेशन होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा. यू कैन डाउनलोड, यू कैन कैलकुलेट एनी EMI आउटगो, you can calculate any interest outgo, you can calculate your home loan interest, personal loan interest, या कि आप किसी भी SIP का कैलकुलेशन करना चाहते हो कि ये पर्टिकुलर SIP मुझे 20 साल में कितना रिटर्न देगी. तो कोई लमसम म्यूचुअल फंड कराए तो ये 20 साल या 15 साल या 2 साल में मुझे कितना रिटर्न देगा, एंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट. तो इसके लिए एक बड़ा बेसिक सा कोई फ्री सा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और फिर आप समझिए कि इससे कैसे काम करता है. अब जैसे मैंने कहा कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को हमें एग्जांपल्स के जरिए विल अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जांपल. तो मैं अपना ही एग्जांपल सबसे पहले दे देता हूँ. आई एम 35 ईयर ओल्ड नाउ. तो होता क्या था कि जब सपोज मैं जब पैदा हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने एक कोई म्यूचुअल फंड या एक कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर दी होती, कोई भी एज पर देयर फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें कोई भी अमाउंट चूज करा होता. सपोज मैं 1 लाख की बात ना करूँ या 50,000 की बात करता हूँ कि सपोज मैं 1984 में व्हेन आई वाज बोर्न, तो मेरे पापा ने पिछले 2-4 साल की सेविंग्स में
50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, एक लमसम इन्वेस्टमेंट उन्होंने किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड में कर दिया। उस म्यूचुअल फंड ने 35 साल तक 14% की एवरेज रिटर्न जनरेट करी और वो 50,000 पूरा इन्वेस्टेड रहा इस 35 साल तक। अब मैंने 14% ही क्यों बोला, क्योंकि पिछले 25-30 साल का अगर मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या निफ्टी का एवरेज रिटर्न निकालता हूँ तो दैट इज अराउंड 17 to 18% CAGR, मतलब हर साल कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला करके वो 17-18% की रिटर्न दे रहे हैं। तो हमने 14% इंटरेस्ट देखा, तो उस 50,000 की वैल्यू आज की डेट में क्या होती है, जो 1984 में जब मैं पैदा हुआ था तब करी गई थी, उस 50,000 रुपये की वैल्यू आज की डेट में होती है 65.25 लाख रुपीज़। 65 लाख रुपए होते दोस्तों, 50,000। तो 35 साल में 50,000 आपके बन गए होते 65 लाख रुपए। दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट होता है आपके इन्वेस्टमेंट पे। चलिए एग्जाम्पल तो हमने ले लिया, मेरे फादर ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन जब से मैंने नौकरी करनी चालू करी, व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब इन 2007, तब से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती थी कि मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करूं या अपने बच्चे जो होंगे फ्यूचर में उनकी मैरिज प्लान करूंगा, उनकी हायर एजुकेशन प्लान करूंगा, ये करके किसी भी चीज़ों को प्लान करने के लिए अपना रिटायरमेंट या अपने वर्क टू वर्क के मैं प्लानिंग करूंगा, तो मुझे तो कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे लिए करा या नहीं करा। मैंने खुद भी नहीं करा। 2007 से अगर मैंने डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट करा होता तो उसकी वैल्यू क्या होती मुझे खुद भी नहीं पता है। तो जो ये टाइम चला जाता है ना दोस्तों, 10-12 साल या 15 साल हम देखते देखते टाइम बता देते हैं। हम बात करते रहते हैं कि यार अभी तो आई जस्ट स्टार्टेड अर्निंग, मैं अगले साल से सेविंग करूंगा या उसके 2 साल बाद सेविंग करना चालू करूंगा, अभी तो मेरी खेलने की उम्र है, एंजॉय करने की उम्र है। तो इन चीज़ों को अवॉइड कर लें। मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि एटलीस्ट 20% ऑफ योर मंथली इनकम शुड गो टू इन्वेस्टमेंट। अब एक कैलकुलेशन और देखते हैं कि मैंने 2007 में जब अपनी पहली नौकरी एक्सिस बैंक में स्टार्टेड माय करियर विद एक्सिस बैंक एंड माय फर्स्ट सैलरी वाज 18,000 पाउंड। तो इफ आई गो बाय द रूल ऑफ 20% ऑफ योर मंथली इनकम शुड गो इनटू इन्वेस्टमेंट, और मैंने उस 18,000 का लगभग 20% भी छोड़ो, मैं सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये की SIP उस समय स्टार्ट करता हूँ और उस SIP को अगले साल से उसे हर साल में 1,000 रुपये बढ़ाता जाता है। मतलब 2007 में मैंने 2,000 रुपये की SIP करी थी, उसके बाद मैं अगले साल 2008 में 3,000 की हो जाती एंड सो ऑन। तो ऐसे ऐसे अब बढ़ती जाती। अभी चल रहा है 2020, मेरे को जॉब करते हुए 13 साल हो गए। तो 2,000 से स्टार्ट करके 13,000 का मैं स्टेप अप करता तो आज मैं 15,000 रुपये की SIP हर महीने दे रहा होता। और ये 15,000 इज नॉट अ बिग अमाउंट, क्योंकि हर साल सैलरी आपकी 10-15%, 12% बढ़ती है। तो अगर मैं देखूँ उस समय मेरी सैलरी 18,000 थी, आज मेरी सैलरी अगर मैं 2 लाख रुपए महीने कमाता हूँ तो 2 लाख का भी डजंट कम टू 10 लाइक, अगर मैं 20% की बात करूँ तो 40,000 मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं यहाँ पे 15 या 18,000 की बातें कर रहा हूँ, तो 15,000 इज पीनट अमाउंट एज पर योर सैलरी। वो मैं एक SIP में पैसा डालते रहता। अब नाउ सीधे कैलकुलेशन कि वो 25 साल में कितना होता या 30 साल में कितना होता। तो अगर मैं वही एज्यूम करूँ कि 2,000 रुपये की SIP एंड 14% का एजम्पशन मैं लगाऊंगा कि 14% का मुझे रिटर्न दे रही है, तो वो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा हो जाएगा 25 साल के बाद 1.92 करोड़। बिलीव मी, 1.92 करोड़। और मेरे जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा ड्यूरिंग 25 साल में, जो SIP से मैं पैसा म्यूचुअल फंड को दे रहा हूँ, वो सिर्फ होगा 42 लाख। नाउ मैं सोचता हूँ कि ठीक है, आई स्टार्टेड द एज ऑफ 25 के हिसाब से दिस गोज टू 47। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे 47 में रिटायर नहीं होना, मैं 52 ईयर्स की एज में रिटायर होना चाहता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट को मैं 5 साल और देना चाहता हूँ। तो मैंने 5 साल फिर से वही SIP कंटिन्यू करी, 1,000 हर साल में बढ़ाता गया। तो अब क्या होगा, 30 ईयर्स के बाद जो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 59.40 लाख, मतलब करीबन 59 लाख के आसपास का मेरा इन्वेस्टमेंट होगा। एंड कैन यू इमेजिन कि वो मैच्योरिटी वैल्यू जो 25 साल में 2.95 करोड़ के आसपास आ रही थी, 2 करोड़ प्रिसाइसली 1.92 करोड़ के आसपास आ रही थी, वो अगले 5 साल मैंने और कंटिन्यू करा तो वो मैच्योरिटी वैल्यू इज कमिंग अराउंड 3.95 करोड़, लगभग 4 करोड़। तो सिर्फ 5 साल में डबलिंग, कंपाउंडिंग, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का इतना असर हुआ कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ का था अब वो 4 करोड़ बन गया। एंड 4 करोड़ में बिलीव मी, जो आज की डेट में इन्फ्लेशन है और जैसे जैसे हम इकोनॉमी हमारी ग्रो करती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कम आता जा रहा है। वी कैन सी फ्रॉम द डेवलप्ड नेशन लाइक यूरोप एंड अमेरिका, वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट इतना नहीं है जितना इंडिया में है। तो 4 करोड़ वुड बी अ सफिशिएंट अमाउंट, 4 करोड़ वुड बी अ सफिशिएंट अमाउंट टू लिव योर रिटायरमेंट लाइफ। और उस समय आप बड़ी पीसफुली अपना रिटायरमेंट लाइफ गुजार रहे होंगे और
पूरे दुनिया के टूर कर रहे होंगे, आपको कोई रिटायरमेंट की फिक्र नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। नाउ अब हम बात करते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि नाउ वी विल टॉक अबाउट रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 क्या होता है दोस्तों? बहुत ही बेसिक फाइनेंशियल रूल है ये, जो कि हर फाइनेंशियल कंसल्टेंट अपनी अपनी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। तो रूल ऑफ 72 से हमें जानने को मिलता है कि व्हाट वुड बी द डबलिंग पीरियड ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। कैसे? नाउ वट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज मैं अभी तक मैं कह रहा था कि 14% इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 72 को मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करता हूँ। सो आई डिवाइड 72 बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे अगले को 5 साल 10 साल में 15 साल में 20 साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे मिलेगा मैं उससे डिवाइड करूंगा, तो डबलिंग पीरियड आ जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट 72 डिवाइडेड बाई 15 और 16, जो कि म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न रहा है पिछले 15-20 सालों में, तो डबलिंग पीरियड करीबन 4 या 4.5 साल आएगा। तो मतलब आप समझो कि अगर आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं तो वो अगले 4.5 लाख में दैट विल बिकम 20 लाख, और वो उसके अगले 4.5 में वो 20 लाख है वो 40 लाख हो जाएगी, एंड सो ऑन। तो अगले 20-25 सालों में मुझे ऐसे 20 सालों में 5 डबलिंग पीरियड मिलेंगे। तो सपोज आज मैं मतलब आप भी अभी पर्सनल सेविंग अगर मैं इधर उधर की जोड़ूं तो आराम से मेरे अकाउंट में 8-10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट से एफडी में पड़े होंगे। आई चूज एन म्यूचुअल फंड। इस समय मार्केट करेक्ट हुआ है कोविड की वजह से, कई सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड अपने हाईएस्ट नेवी से 25-30% नीचे हैं, और अगर मेरे पास आज की डेट में 10 लाख रुपए की सेविंग है और मैं एक कोई बढ़िया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके वो 10 लाख रुपए डालता हूँ और अगले 20 साल वेट करता हूँ, क्योंकि अभी भी मैं बहुत बूढ़ा नहीं हुआ, अगले 20 साल तक मैं वेट कर सकता हूँ अपने रिटायरमेंट के लिए। आई कैन प्लान फॉर 55 ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट। तो वो 10 लाख कब कितना बन जाएगा? वो 10 लाख बन जाएगा अगले 20 साल में, अगर मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है तो बनेगा 1,60,00,000 रुपए, विच इज ऑल्सो अ डिसेंट अमाउंट। 10 लाख रुपए मैंने आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करा, और रूल ऑफ 72 के हिसाब से हर 4.5 साल में मेरा पैसा डबल हुआ, तो उस डबलिंग कैलकुलेशन के हिसाब से वो 10 लाख रुपए बन जाते हैं 1,60,00,000 रुपीज आफ्टर 20 ईयर्स। तो दोस्तों ये है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। बेसिक फाइनेंशियल रूल हमें ये कहता है कि अपनी मंथली सैलरी का 20% वी हैव टू सेव, एंड 20% सेव करने के लिए SIPs आपके पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए। 3 चीज़ें मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी बिगिनर्स के लिए, मिलेनियल के लिए 3 चीज़ें होनी बड़ी ज़रूरी है। वन इज ऑफ योर टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट होना चाहिए आपके जितनी मंथली एनुअल सैलरी है, कम से कम उसका 15 से 20 गुना आपका टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। सपोज मेरी 20 लाख रुपए की अगर सैलरी है, एक साल में मैं 20 लाख रुपए कमाता हूँ, तो 15 to 20 टाइम्स यानी 3 से 4 करोड़ रुपए का मेरा लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ प्योर टर्म इंश्योरेंस। कोई रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई 20 साल के बाद कोई मेच्योरिटी बिट नहीं, कोई मेच्योरिटी बेनिफिट नहीं, प्योर और प्योर टर्म इंश्योरेंस। दूसरा, एक सफिशिएंट अमाउंट का मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द कॉर्पोरेट इंश्योरेंस विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय योर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर ने आपको 4-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया, दैट इज नॉट सफिशिएंट। एक 10-15 हज़ार रुपए का प्रीमियम आप अलग से पे करो, और एक 10 लाख रुपए का एक फैमिली फ्लोटर लेके रखो, और करीबन सैलरी का 15-20% इन द फॉर्म ऑफ SIP यू स्टार्ट पुटिंग इन म्यूचुअल फंड्स, और उसके फायदे देखो। मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के मैंने आपको बता ही दिए कि कैसे कैसे रिटर्न जनरेट कर सकते हो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बस यू हैव टू बी डिसिप्लिन एंड यू हैव टू बी committed towards achieving your financial goal. So keep watching my channel TED Things. आगे वाले एपिसोड्स में we will discuss about many other financial ratios and many other financial requirements. आज की वीडियो के बारे में you can comment and you can like and comment, and please subscribe my channel. Thank you.